अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फैज़ हमीद साहब पर बात करेंगे, उनके मुस्तकबिल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सर, ये जो ऑपोज़िशन अलायंस है, इस मुत्तलिक अंदर की बात क्या है? तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर, मौजूदा सूरत-ए-हाल में फैज़ हमीद साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पर फैज़ हमीद साहब की जो फ़ौजी तहवील में गए हैं, गिरफ्तारी ने क्या असर डाला है। आप देखें तहरीक इंसाफ को सख्ता जारी हो गया है और आज उन्होंने ऑफ़िशियली जो बानी पीटीआई से जेल में निकल आए। आप देखें सारी सियासी जमातों को ऐसे जैसे साँप सूंघ गया है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून बतौर हुकूमत बात कर रही है उसके ऊपर और कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, कुछ अपने पुराने पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। लेकिन आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश हैं, एमक्यूएम खामोश है, एएनपी खामोश है। जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, वो सब फैज़ के मामले पर खामोश हैं। एक राय उनकी ये है कि जी ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमें इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, फ़ौज जाने और जनरल फैज़ जाने। लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसी बात नहीं है। इसमें सूरत-ए-हाल ये है कि एक आपको क्लिप याद होगा कि आसिफ ज़रदारी साहब सादिक संजरानी को कह रहे थे कि फैज़ तो गया है, अब तुम्हारा क्या बनेगा? तो अगर किसी को वो क्लिप याद है जो आसिफ जरदारी सादिक संजरानी को कह रहे थे कि फैज़ तो गया अब तुम्हारा क्या बनेगा? सवाल तो यही है कि फैज़ तो गया अब बाकियों का क्या बनेगा? ये तो सबको नज़र आ रहा था कि फैज़ जा रहा है लेकिन ये सबको समझ नहीं आ रही थी कि फैज़ के जाने के बाद बाकियों का क्या बनेगा? फैसल वाडा साहब किसी ऑपरेशन क्लीन अप की बात कर रहे हैं और लोग भी किसी ऑपरेशन क्लीन अप की बात कर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी वो तो जनरल फैज़ तो पीटीआई को बड़ा मिसयूज़ कर रहे थे। तो अब उनके गिरफ्तार होने से पीटीआई का बड़ा फ़ायदा हो गया, पीटीआई आज़ाद हो गई है वरना जनरल फैज़ के हाथों में यरगमाल थी। कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, जनरल फैज़ वाला मामला सिर्फ़ जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर रुकने वाला नहीं है। अगर को लोगों का ये ख़्याल है कि इस पर मिट्टी डाल के इसको लाई लो करके तो इसमें से इसको ना यहीं पे दफनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का मामला सिर्फ जनरल फैज़ की गिरफ्तारी तक रुक जाएगा। ये मामला आगे बढ़ेगा, इसमें और भी कुछ है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ कमर मुईज़ वाला मामला है। टॉप सिटी वाला वाक़या 2017 का। उस वक़्त चौधरी जी। निसार वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने ख़त लिखे रेंजर्स को, वो जवाब नहीं दे रहे थे। फिर 18 में इमरान खान की हुकूमत आ गई। इमरान खान को पता था कि जनरल फैज़ ने टॉप सिटी के साथ क्या किया है। वैसे तो इमरान खान साहब बड़ा कहते हैं मैं करप्शन के बहुत खिलाफ हूँ और मैंने करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद करनी है, मैं किसी करप्ट को छोड़ूँगा नहीं। पर आप देखें ना 2018 में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये टॉप सिटी का मालिक जो है इंसाफ माँग रहा था बतौर वज़ीर-ए-आज़म। वो तो टॉप सिटी के मालिक को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो जनरल फैज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे। वो कोई कमर मुईज़ के साथ या टॉप सिटी के साथ थोड़ी खड़े थे इमरान खान। क्या इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं पता था कि कमर मुईज़ ने ये दरखास्तें दे रहा है और वो जनरल फैज़ के खिलाफ मुद्दई है और उससे इतने पैसे हथिया लिए हैं, इतना ये सब कुछ हथिया लिया है। लेकिन इमरान खान खामोश थे क्योंकि उनकी हुकूमत जनरल फैज़ के ऊपर खड़ी थी और जनरल बाजवा के ऊपर खड़ी थी और जनरल बाजवा भी खामोश थे क्योंकि उनकी भी सारी सियासत जो है बतौर आर्मी चीफ जनरल फैज़ ही देख रहे थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये तो एक तो करप्शन का मामला है जो आसिम मुनीर साहब ने आके इसको अनर्थ किया है। लेकिन आप ये देखें कि कोई आसिम मुनीर जनरल फैज़ के साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। अगर आसिम मुनीर जनरल फैज़ के साथ कोई क्योंकि बहुत सारे लोग ये रंग भी दे रहे हैं कि आसिम मुनीर और जनरल फैज़ की आपस में लगती है और वो उस अदावत में आसिम मुनीर ने ये काम अब देखिए ना इमरान खान ने तो अपने दौर में जो करप्शन के खिलाफ इतनी बात करते थे कि जनरल फैज़ के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया। बल्कि आज भी एक तरह से जनरल फैज़ पर कोई तबसरा ना करके वो जनरल फैज़ की मदद ही कर रहे हैं कि वो जनरल फैज़ का मामला दबवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामले को लाई लो रखा जाए। इस पर ज़्यादा बात ना की जाए क्योंकि क्या बात करें आप? अब दूसरी इस पर आई है कि बहुत सारे लोग ये राय बना रहे हैं कि जी आसिम मुनीर और जनरल फैज़ की आपस में लगती है। आसिम मुनीर ने उस अदावत में धरना केस था जिसमें वो जनरल फैज़ को पकड़ सकते थे। लेकिन फ़ौज ने फैज़ाबाद धरना केस में पूरे सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होकर जनरल फैज़ को क्लीन चिट दी
और आप जनरल फैज़ को पूरा प्रोटेक्ट किया। जीएचक्यू ने फैज़ाबाद धरना केस के कमीशन में काज़ी फ़ायज़ ईसा के सामने खड़े होकर। लेकिन टॉप सिटी वाला मामला भी एक करप्शन का मामला था, लेकिन मेरे ख़्याल में जो बात है ना कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की है, लोग उस पर कम तवज्जो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सीवियर जो है फैज़ साहब पर इल्ज़ामात हैं और कोई उन सीवियर इल्ज़ामात की वजह से मुझे उनको कोई लंबी सज़ा और लंबी कैद होती नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि फैज़ साहब को जल्दी छूट जाएँगे, बल्कि उनके साथ जो लोग भी शामिल थे, वो सब के सब मतलब लोग कह रहे हैं कि मुराद सईद उनसे राब्ते में था, माद अज़हर उनसे राब्ते में था और लोग जो उनके साथ राब्ते में थे, जो फ़ौज के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं, इन सब लोगों पर भी सख्ती आनी शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं गंडापुर की भी हवा निकल गई है। तो पीटीआई के पर जो सख्त है, वो तो हमें समझ आता है, लेकिन बाकी सियासी जमातें भी सख्ते में हैं। मुझे तो फजलुर रहमान साहब भी सख्ते में लग रहे हैं, एमक्यूएम भी सख्ते में लग रही है, मुझे और बाकी सियासी जमातें, मुझे पीपल्स पार्टी भी सख्ते में लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास भी कहने को कुछ नहीं आ रहा है कि ज़रदारी साहब ने एक महफ़िल में कहा सादिक सिंजरानी को, फैज़ तो गया, अब तेरा क्या बनेगा? लेकिन फैज़ के पकड़े जाने के बाद सब खामोश हैं, बिलावल भी खामोश हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी खामोश है। तो एक हू का आलम जो है ना बहुत सारी सियासी जमातों में नज़र आ रहा है, सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून बात कर रही है और अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मीम बनाए जा रहे हैं कि सिर्फ़ नवाज़ शरीफ कबूतर उड़ाने नहीं आया था, वो तो लोगों के तोते उड़ाने भी आया था। तो जो फैज़ साहब के हवाले से नवाज़ शरीफ के और मरीम के क्लिप्स हैं, वो भी चल रहे हैं। लेकिन बाकी तरफ जो हू का आलम है, वो अपनी जगह मौजूद है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, कि अक्सरियत जो है, वो फैज़ की गिरफ्तारी से सख्ते में आ गई है कि ये क्या हो गया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को लेकर। तो सर, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में आप इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये जो अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद का पहला इजलास हुआ है, जिसमें फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, असद कैसर, उमर अयूब, जमात इस्लामी, बीएनपी सब जमातें इकट्ठी बैठी हैं। उसमें कोई मुश्तरका जद्दोजहद का फैसला नहीं हो सका। उसमें कोई ये तय नहीं हो सका कि मिलकर हुकूमत को गिराने के लिए कुछ किया जाएगा या मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, बल्कि उसमें अभी इख्तिलाफात ऐसे हैं जो हल नहीं हो सके हैं। फजलुर रहमान, अचकज़ई, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी सबको एक दूसरे से गिले हैं। इसलिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक नहीं हो सका और यही तय हुआ है कि सब अपने अपने जलसे जुलूस करें, अपने अपने धरने दें, अपना अपना करें, लेकिन अभी मिलकर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि मुश्तरका अपोजिशन मिलकर कोई जलसा करने जा रही है, तो अभी इसके पर कोई फैसला नहीं हुआ। मुश्तरका अपोजिशन मिलकर हुकूमत से कोई मुतालबा कर रही है, तो इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। मुश्तरका अपोजिशन मिलकर कोई धरना देने लगी है, ऐसा भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये जो पहला इजलास था, ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन था, इसमें कोई चीज आपस में तय नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ को फजलुर रहमान की बातें नहीं मंजूर, फजलुर रहमान को जमात इस्लामी की बातें नहीं मंजूर, जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ की बातें नहीं मंजूर, और इस तरह ये सब एक दूसरे से इख्तलाफात की नजरिए पहला इजलास हो गया। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।